बच्चों कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है ना, फोकस करना है, इससे कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है ना, और थ्योरी ये बचपन से पढ़ते आए हो। रिफ्लेक्शन अभी भी देखो क्या है कि लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, आप नॉर्मली देखते हो। तो सिंपली है क्या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, उसकी बात करेंगे। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं इट इज द फिनोमिना ऑफ rebounding of sound when falls or incident on a smooth surface. Simply कहते हैं it is the phenomena of rebounding of sound when falls or incident on a smooth surface or plane ठीक है, उसको कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सिंपली साउंड जिस तरह से लाइट की बात करते हो, सेम लाइट की जगह यहाँ पर क्या करना है, आपको साउंड देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप सिंपली अगर हम बात करें, ये कोई स्मूथ सरफेस है, ये क्या है, कोई स्मूथ सरफेस है। ठीक है, अब स्मूथ सरफेस है, सिंपली आप यहाँ पर क्या करते हो, जरा फोकस कीजिए। यहां पर सोर्स दे रहे हो आप। ठीक है, अब सोर्स दे रहे हो तो सोर्स सिंपली आप ऐसे इस तरह से बात कर ले, जरा फोकस कीजिए। अगर हम इस तरह से कर रहे हैं और यहाँ पर एक कोई बेबी है या कोई बॉय है और ऑलमोस्ट वो चाइल्ड है, वो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो और कोई पाइप से टेढ़ा इस तरह से कोई सरफेस से कनेक्ट किया हो, तो ये जो पॉइंट्स बन रहा है ना आपका, ये जो फिनोमिना है उसी को आप क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, ये क्या आपका स्मूथ सरफेस कह दीजिए या प्लेन कह दीजिए। ठीक है, इस सोर्स के बाद, सोर्स को तो नॉर्मली आपने लिया, इसको सिंपली कहते हैं इंसिडेंट साउंड, इसको कह देते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड साउंड। ठीक है, रिफ्लेक्टेड साउंड। अच्छा, अब होता क्या है ना, इस पूरे फिनोमिना को समझिए। यहां पर हमने नाम दे दिया O। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दिया O। अगर मैं इस सोर्स को कह दूं कि यार ये जो पॉइंट्स है इसको कहता हूं सपोज X और इसको कह देता हूं मैं Y, फोकस कीजिए, मैंने का नाम दे दिया X और इसका नाम हमने दिया Y, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं N, ये जो लाइन आपने खींचा परपेंडिकुलर वाला, और इस पार्ट को हम कह देते हैं अगर थीटा, तो ये भी मेरा बन जाएगा थीटा। क्यों थीटा बन रहा है दोस्त, क्योंकि ये पूरा का पूरा देखिए एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। यानी अगर हम बात कर रहे हैं हेयर, जरा फोकस करो, XO इज परपेंडिकुलर टू YO, ये इस पर परपेंडिकुलर है, एक दूसरे का म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इसका नाम अगर हम देते हैं, सपोज इस पॉइंट्स का नाम देते हैं हम M और इस पॉइंट का देते हैं M डैश, तो ON इज परपेंडिकुलर टू M डैश। सी हियर। ठीक है, ON जो परपेंडिकुलर है ये किस पे है आपका, MOM डैश कर लो तो और अच्छा समझ आएगा। MOM डैश ये पूरा प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो इसी परपेंडिकुलर को इसको बोल देते हैं नॉर्मल, दूसरे लैंग्वेज में आप बहुत बढ़िया से जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल। अगर आप इसको नॉर्मल कहते हो तो यहां से हम कह सकते हैं XO इज इक्वल टू इंसिडेंट साउंड, और YO जो बनेगा ये बनेगा रिफ्लेक्टेड साउंड। ठीक है, और जरा फोकस करो, आपका ON जो बनेगा, ये ON बनेगा आपको नॉर्मल। ठीक है ना, ON क्या है, नॉर्मल। अब
मतलब क्या है कि जो इंसिडेंट रे इस सरफेस पर पड़ा, इंसिडेंट होने के बाद, फॉल्स होने के बाद सेम एंगल से क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ये जो फिनोमिना है रीबाउंसिंग, मतलब वापस मुड़ना, रीबाउंसिंग का मतलब तो वापस मुड़ना, ये क्या कहलाएगा आपको, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, अब जरा समझो इसके क्या है कि दो लॉ है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के दो लॉ है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है सुनिए, तो हम इसको कह सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कितने लॉ है, दो लॉ है इसके। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के फर्स्ट लॉ कहता है द इंसिडेंट साउंड reflected sound and normal to the point of incidence all are lies in the सेम प्लेन। क्या समझे, इंसिडेंट साउंड, ये इस पार्ट को आपने एक्स नाम दिया था, फोकस कीजिए, ये हाँ चर्च का क्रॉस चिन्ह नहीं समझना है तुम्हें। ठीक है, इसका नाम हमने दिया एक्स। ठीक है, अब ये जरा देखो तो ये एक्स ओ इंसिडेंट सरफेस पर हो रहा है, ओ पॉइंट पर, ओ एन ये कहाँ है, ओ पॉइंट पर, वाई ओ कहाँ है, ओ पॉइंट पे। तो सारा का सारा ये पूरा का पूरा इस पार्ट की अगर हम बात कर लें तो ये कहाँ लाई कर रहा है, एक सरफेस पे। तो पहला लॉ कहता है द इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे इंसिडेंस होना है, ऑल आर लाइज इन द सेम प्लेन। देखो एक ही प्लेन में लाई कर रहा है ना, ये था फर्स्ट लॉ। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ। ठीक है ना, अब सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोकस कीजिए। सेकेंड लॉ कहता है आपका द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection. The angle of incidence is equal to the angle of reflection. ठीक है, of sound. सिंपली अगर समझो तो एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल टू एंगल, जरा सोचो, एंगल वाई ओ एन, एक्स ओ एन और वाई ओ एन, हमने थीटा लिया, इसको मैं आई और इसको आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, आई और इसको आर, यानी थीटा आर भी कह सकते थे यार, थीटा आई थीटा। आई जो है इंसिडेंट है, आर जो है ये रिफ्लेक्टेड है। तो अब यहाँ से आपने कहा एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल टू, ये किसके करीब है, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा लैंग्वेज में कह सकते हो थीटा के फॉर्म में, थीटा आई इज इक्वल टू किसके करीब, थीटा आर, मतलब इंसिडेंट एंगल किसके करीब, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर। ठीक है, अब जरा सोचो तो ये पूरा का पूरा ये 90 और ये कितना 90 और ये कितना, अभी सीधा सीधा अगर कट कर रहा हो तो 45, तो अगर ये 45 तो ये 45 तो ये 45। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब तुम्हारे मन में विचार आएगा कि सर इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, तुम्हारे मन में आएगा इस पर क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा। जरा फोकस करो तो आपसे पूछेगा इसमें से कोई भी एंगल आपको फाइंड आउट करने को दे सकता है, कोई भी एंगल दे देगा। सही, अगर मान लो मैंने कहा कि यार ये एक सरफेस है समझो, और यहाँ पर आपको इस तरह का एंगल दे दिया हो और कुछ नहीं दिया हो, कहता है कि सिंपली जरा सोचो, पूछ रहा है ये एंगल मान लीजिए अगर 30 डिग्री का हो तो ये एंगल आप फाइंड आउट करिए।
क्या बनेगा, हमें निकालना है R इक्वल टू, ठीक है। जरा समझो, क्वेश्चन आपको दिया है कि अगर एंगल कौन सा, अगर आप इसको फिलहाल ये लिख लो कि इसका नाम आपने कहा M, इसका नाम O, इसका नाम आपने M डैश, ठीक है ना, और इसका नाम X, इसका नाम M और इसका नाम Y। तो आपसे पूछता है क्या कि फाइंड द एंगल ऑफ कौन सा NOY, निकालना है आपको, NOY फाइंड आउट करना है। तो एकदम मैथमेटिक्स लगाई, ज्योमेट्री लगाई है, ज्योमेट्री से आपको पता चलेगा कि यार ये एक दूसरे को 90 पे कट कर रहा है, तो ये भी भाग 90 और ये भी भाग 90, तो ये वाला पॉइंट 90, ये वाला पॉइंट 90, क्लियर है। अब ये 90 तो ये भी 90, अगर ये 90 तो ऑलमोस्ट ये 30, तो ये कितना 60, और ये 60 तो ये कितना 60, रिफ्लेक्शन का लॉ यहाँ पर सेटिस्फाई होता है। तो अब यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम ज्योमेट्री एंगल XON, सिंपली जरा सोचो, एंगल MON इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल MOX इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसलिए कह सकते हो आपको एंगल MO, जरा देखिए, M इज इक्वल टू एंगल MOX प्लस एंगल XON, ठीक है। अब यहां से जरा सोचो, ये कितना है 90 डिग्री, अब ये क्या है एंगल MOX, तो MOX आपको दे रखा है 30 डिग्री, अब प्लस एंगल XON आपको फाइंड आउट करना है, क्लियर है। अगर आपको निकालना है XON, अगर आपको XON ये निकल जाए तो ये अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ से बनेगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल XON, और XON को क्या कहते हो, देखो तो एंगल I। तो यहाँ से एंगल ऑफ I कितना बन गया आपको, ये नॉर्मली अगर इसको हटाओगे तो ये बनेगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कितना एंगल I बन गया, एंगल I कितना बन गया आपको 60 डिग्री। आप कहते हो फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, तो एंगल 30 कितना एंगल R, तो एंगल R की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, सॉरी 60, ठीक है, 60 आया ना आपका I, तो एंगल R कितना बन गया 60, क्लियर है। इसी टाइप का क्वेश्चन नॉर्मली जनरली आता रहता है, परेशान नहीं होना है। चलिए थोड़ा आगे की बात करें, एक क्वेश्चन और ले लें इसी में। मान लीजिए ये आपको इस तरह से एंगल सरफेस दे दिया है और आपका ये नॉर्मल भी दे दिया है, ठीक है, और आपसे पूछता है कि सिंपली ये एंगल दे दिया आपको, ये R इज इक्वल टू दिया है 20 डिग्री, ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे R इज इक्वल टू 20 डिग्री, तो ये एंगल कितना बनेगा, तो R इज इक्वल टू, तो फ्रॉम एक ही लाइन लिखिए, I इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू कितना एंगल 20 डिग्री, तो I बराबर कितना है 20 डिग्री, हो गया आंसर। और नॉर्मली अगर ये पूरा का पूरा बीच से गायब कर दे आपको, जरा सोचिए, ये आपको बीच से ही गायब कर दे आपको, नॉर्मली ऐसे दे दिया, और आपसे पूछ दिया कि यार ये वाला एंगल अगर सिंपली जरा देखिए, तो ये अगर 60 डिग्री हो, ये पूरा एंगल क्या है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल आप फाइंड आउट करिए, समझ लो। अगर आप इसको M और इसको M डैश देते हो, इसको X और इसको O और इसको अगर हम Y दे दें, तो कह रहा है कि यार एंगल MOY फाइंड आउट करिए आप, तब क्या करोगे आप इस सिचुएशन में, क्या कर सकते हो, कोई उपाय नहीं। अगर कोई उपाय नहीं है तो आपके पास एक उपाय है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहता है रिबाउंसिंग ऑफ साउंड व्हेन फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड और प्लेन सरफेस। पॉलिश पे नहीं बनेगा, प्लेन सरफेस पे, हमेशा शाइनिंग पार्ट पर, शाइनिंग सरफेस पे।
अगर थोड़ा सा भी जिगजैग हो ना तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और यही वजह होता है कि जब आप मूवी सिनेमा हॉल में जाते हो, ठीक है बेटे, तो उस टाइम पे आपके जो रूफ होते हैं वो आपका सर्कुलर जिगजैग टाइप का या अलग अलग आपके कर्टन्स लगाया जाता है। कर्टन्स लगाने का रीज़न ये होता है कि साउंड रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इसके कई सारे आपको सिंपली एप्लीकेशंस पढ़ने हैं अभी। तो मैंने कहा कि आपसे ये कहा गया कि यार मुझे एंगल फाइंड आउट करना है, एम डैश ओ और वाई। जरा देखो तो एम डैश ओ वाई फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करो, रिफ्लेक्शन का लॉ लगाओ। रिफ्लेक्शन का लॉ इस पे परपेंडिकुलर डाल दो। ऐसे परपेंडिकुलर डाल के आपने नाम दे दिया इसका एन, और अगर आपने नाम एन दे दिया सपोज, तो ये आपका बनेगा 30 डिग्री, तो ये भी बन जाएगा 30 डिग्री। देखिए परपेंडिकुलर डालिए, अब 30 बन गया, और ये पार्ट ऑलमोस्ट कितना है, जरा देखो 90 90 30, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, जरा सोचो तो, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये वाला पॉइंट 60, तो ये वाला पॉइंट 60, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये भी बनेगा 60 डिग्री। तो देखो ना तीनों मिला के 180 होना चाहिए। ये पूरा का पूरा लाइन क्या करता है 180, 60 60 60 कितना बन गया, देखो तो ये पूरा 180 बना के बना। तो सिंपली आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर डाल दो, डिवाइड कर लो 30 30। अब ये पूरा कितना हो गया 90, और 90 में आपको ये निकल गया 30, तो ये निकल जाएगा 60। हो गया, ज्योमेट्री का काम करना। समझ रहे हो कि नहीं, बड़ा इजी होता है ये। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एको का, बात करने जा रहे हैं, ECHO। जरा फोकस करना, ECHO। एको, एको है क्या, द रिपीटेशन ऑफ, देखिए जरा हमने कहा कि एको को अगर हम डिफाइन करें तो सिंपली आप क्या कह सकते हैं, द रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, द रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड is called echo। ठीक है ना, क्या है, रिपीटेशन ऑफ साउंड, किसके कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से, क्या प्रोड्यूस कर देगा, echo। ठीक है, अच्छा बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, echo को जनरेट करने के लिए फॉर जनरेटिंग एको, इसको टाइम जो चाहिए ना वो चाहिए 1/10 सेकेंड और 0.1 सेकेंड। देखिए या तो 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड इसको चाहिए, ठीक है ना, या फिर हम कह सकते हैं इतना का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, किसमें, मतलब रिफ्लेक्टेड साउंड में और ओरिजिनल साउंड में। हमेशा याद रखना, रिफ्लेक्टेड साउंड और ओरिजिनल साउंड में हमेशा कितना का गैप होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का। ठीक है, अब ये कब प्रोड्यूस होता है, तो कह सकते हैं एको इज प्रोड्यूस्ड, ये कब प्रोड्यूस होता है उसकी बात कर रहे हैं। एको इज प्रोड्यूस्ड when sound reflected from a hard surface, जब तक इससे नहीं रिफ्लेक्ट करेगा टकराने के बाद तब तक एको जनरेट नहीं होगा, इस बात को याद रखना। एको तभी प्रोड्यूस करेगा, तो एको प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। एको को प्रोड्यूस करेगा कि एको इज प्रोड्यूस्ड व्हेन साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द हार्ड सरफेसेस। ठीक है, जैसे ब्रिक्स हो गया, अगर एग्जांपल दें
तो किसका, ब्रिक्स, माउंटेन, और नॉर्मली वॉल, और भी आप कह सकते हैं, बहुत सारे इसके हैं, ठीक है, ठीक है। और सॉफ्ट साउंड क्या करता है, ये सॉफ्ट सरफेस क्या करता है, साउंड को एब्जॉर्ब करता है। याद रखना, साउंड को एब्जॉर्ब कौन करता है, जिसका सरफेस बहुत ही सॉफ्ट हो। जैसे मैंने कहा ना, कार्टन की बात कहा था मैंने अभी जस्ट, चेयर पे दो गद्देदार वो लगा जाता, स्पॉन्जी क्यों लगाया जाता है मूवी हॉल में, ताकि वो साउंड को एब्जॉर्ब करे, रिफ्लेक्ट करने नहीं देता है उसको, और रिपीटेशन नहीं होता। अगर रिपीटेशन नहीं हो तो क्या कहलाएगा, सिंगल साउंड का ला रहा है। नॉर्मल जो नेचुरल है, जो आपको पर्दे पर दिखाया जा रहा होगा, आपके गाने आपके कान तक आते हैं। और यही चीज़ अगर मान लो कि वो कम्प्लीटली क्या हो जाए, अगर वो आपका रिफ्लेक्ट कर जाए किसी हार्ड सरफेस से, तो उस सिचुएशन में आप तक क्या जाएगा, रिफ्लेक्टेड साउंड, तो एक ही साउंड आपको बार बार सुनाई देगा। तो यही होता है कि अगर कोई चीज़ आपने मैं बोला और मेरे बोलने के बाद अगर रिपीट हो आप तक अगेन एंड अगेन, तो क्या हो जाएगा, वो इसको बोलते हैं एको। जैसे आप स्कूल वगैरह में होते होंगे, अगर स्कूल खाली होता होगा या रूम खाली होता होगा, उसमें आप अगर चिल्लाते हो, बड़ा मज़ा आता होगा आपको। अगर आप उसमें चिल्लाते हैं तो उस सिचुएशन में आप जरा देखिए कि उसी रिपीटेशन को क्या होता है, बार बार देता है, तो उसी को कहते हैं एको, ठीक है। अच्छा समझो एक डायग्राम से, अगर मैं कहूं कि सपोज यहां पर क्या है, सिंपली कोई एक लड़का खड़ा है, ठीक है, और यहां पर कोई हिल एरिया है, हिल, ठीक है, या मान लो कि इसको हाई बोल सकते हैं, हाई माउंटेन कह दो, ठीक है, सरफेस। अब ये लड़का यहाँ से इस पर क्या करा, बोल रहा है, जरा सोचो। अब ये नॉर्मली बोला यहाँ से, सिंपली इस पॉइंट से, तो इसका मूवमेंट इस तरह से, ये यहाँ से सिंपली आपका गया कितना, x, ठीक है, या s मान लो, ठीक है, s गया, और रिपीट भी तो होगा कुछ देर के बाद। अगर ये पूरा हिलीज एरिया है, माउंटेन है, तो वापस भी तो होगा। अगर हम इसको कहते हैं कि O पॉइंट से जा रहा है P पॉइंट तक के लिए, और इसका टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है, t = 0.1 सेकेंड, यहाँ तक रिपीटेशन में। मतलब उसका ओरिजिनल साउंड, इसको ऐसे नहीं कह सकते हम, इसको कह सकते हैं कि मान लीजिए जो टाइम लगा वो लगा 0.1 सेकेंड, और ये कौन सा टाइम है, ये जो टाइम है, ये डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच वाला टाइम है। ये कौन सा टाइम है, ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच वाला, एकदम मिड वाला पार्ट है। अब सोचो तो, अगर हम यहां से कहें कि लेट OP = x इंसिडेंट के लिए, और PO = x, ये किसके लिए, रिफ्लेक्टेड के लिए, ये इंसिडेंट के लिए, रिफ्लेक्टेड के लिए, तो यहां से टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा, यानी OP + PO = x + x बोलो 2x। s माना था आपने, s माने थे तो s लीजिए, सॉरी, ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको बनेगा s, तो यहां पर बन जाएगा 2s। क्लियर है, ये बन गया। 25 नहीं समझना है, 2s समझना है इसको, मैं मोड़ दे रहा हूं थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सोचो, 2s हो गया। अब सिंपली ये 2s की बात कर रहा है यहाँ, और टाइम कितना लगा था, टाइम अगर मान लीजिए इसका t हो, और स्पीड कितना हो जाएगा, जरा देखिए, स्पीड को अगर हम कहें कि ये v है, तो इसीलिए क्या होता है, आप एक फार्मूला से ड्राइव कर सकते हो, स्पीड किसके करीब, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या, टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड को कह सकते हो 2x और 2s, और अपॉन में बोलो तो t। तो हमें चाहिए 2s = v × t, और s = बनेगा v × t अपॉन में 2। क्या ये फार्मूला बन के तैयार है।
ये आपको कहाँ कहाँ काम आएगा, ये एको में भी काम आएगा और आपका सिंपली जब सोनार पढ़ोगे तो सोनार में भी काम आएगा ये, ठीक है। तो मतलब ये बताया आपको कि एको को फाइंड आउट करने के लिए आपका अब आता है कि यार एको जनरेशन के लिए होना क्या चाहिए, फैक्टर क्या चाहिए, नॉर्मल फैक्टर कितना चाहिए। तो अब जरा सोचो, यहाँ पर परेशान हो गए कि सर 2s क्यों लिए हो। बेटा एक बार मैं अगर बोला हूँ तो मेरी आवाज़ उस वॉल तक गया और ये एको तभी प्रोड्यूस पता चलेगा ना जब आवाज़ मेरी कान तक फिर वापस आएगा, मेरी ही आवाज़ मेरे कान तक आएगा तभी ना एको होगा। तो जब वो वापस रिटर्न होकर मेरे कान तक आ रहा है तब लगा कि अच्छा अच्छा अब एको प्रोड्यूस हुआ है। अब उस सिचुएशन में क्या होता है कि एक्स मान लो एस गया और एस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, एस गया और एस आया, तो टोटल पाथ को जोड़ोगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा, तो 2s 1। और स्पीड क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस अपन में टाइम, यानी जो डिस्टेंस कवर किया है। तो आप जहाँ खड़े थे डिस्टेंस वही से मेजरमेंट करोगे, हिल के पास तो करोगे नहीं। तो यहाँ से बन गया 2s = v × t और s बराबर में v × t/2, ठीक है। अब अगर सोचो कि नॉर्मली कंडीशंस क्या हो सकता है, कंडीशंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ एको। कंडीशंस क्या होगा जो एको प्रोड्यूस होगा, सबसे पहले क्या कि टाइम ऑफ एको मस्ट, सोचो टाइम ऑफ एको मस्ट एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। टाइम कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड एटलीस्ट टाइम होना चाहिए, क्लियर है। डिस्टेंस कितना होना चाहिए निकाल लो, डिस्टेंस यानी s चाहिए, s बराबर होता है v × t/2। अगर मैं कहूं कि यार एयर में उसका जो स्पीड होता है वो होता है 344 मीटर, किसका, साउंड का, एयर में बात कर रहे हैं साउंड का, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 344 मीटर पर सेकेंड नॉर्मली लिए हैं। अब 344 का कभी 342 भी आता है, याद रखना इस बात को। और अपॉन में क्या बनेगा, 2 इसको हटाओ, यहाँ लगा दो 0, तो 2 से ये कितना, तो ये कितना हो गया 17.2 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस मस्ट बी मिनिमम एट कितना, डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन 17.2 मीटर, 17.2 मीटर, ठीक है। यानी लेस देन नहीं 17.2 और मोर, सॉरी 17.2 मीटर और मोर, किसके किसके बीच, यानी सोर्स और रिफ्लेक्टर के बीच, सोर्स और रिफ्लेक्टर के बीच, सोर्स और रिफ्लेक्टर के बीच कितना होना चाहिए डिस्टेंस, 17.2 मीटर, तब जाके क्या प्रोड्यूस करेगा, एको, नहीं तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्लियर है। अच्छा लास्ट है नेचर एंड साइज ऑफ, नेचर एंड साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नेचर एंड साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये 3 चीजें जिस पर एको क्या करता है, फैक्ट्स लाई करता है। टाइम ड्यूरेशन मिनिमम चाहिए 0.1 सेकेंड, डिस्टेंस चाहिए मिनिमम कितना 17.2 मीटर या उससे अधिक हो सकता है। और नेक्स्ट जो आपका है नेचर है, वो नेचर क्या चाहिए आपका, नेचर और साइज चाहिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, जहां से वो रिफ्लेक्ट कर रहा हो, क्लियर है। तो ये कंडीशंस थे किसके, एको प्रोड्यूस होने के लिए, क्लियर है। अब इसके बाद आता है न्यूमेरिकल्स, तो हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे थे, ये जो एको पे प्रोड्यूस हो रहा है न्यूमेरिकल्स उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आप एक बात को याद रखें, जब भी आपसे पूछता है न्यूमेरिकल्स, ठीक है, तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, s = v × t/2, s = v × t/2,
एकदम फैक्ट्स है, यही फॉर्मूला लगाना एको और किसके लिए, सिंपली रिफ्लेक्शन वाला कोई भी पार्ट आता है उसके लिए। यानी हम कह सकते हैं इसको सिंपली, ये आपका सोनार में भी यही काम आ जाएगा और एको में भी यही काम आएगा, इसलिए इसको आप याद रखना, ये आपके बड़ी काम का चीज़ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से क्या करते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है ना।